Hello friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also expect that you all are doing extremely well. So what we'll discuss today? I have a new laddu to discuss today. New laddu, what is it? अरे ICI ने इसको न्यूली एडेड किया है ना, ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है बट ICI ने इसको न्यूली एडेड किया है। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बनकर आ रहे हैं एंड बिलीव मी ये कॉन्सेप्ट इतना इजी है कि अभी आप जब पढ़ोगे तो आप खुद बोलोगे अरे इसमें तो कोई दम ही नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब जब कॉन्सेप्ट आसान है तो क्वेश्चन भी आसान ही बन के आएंगे, तो इसमें से क्वेश्चन भी बहुत आसान आ रहे हैं। बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। What we'll discuss? We'll discuss Osterwalder business model canvas. But before starting my discussion, let me tell you one thing that when you people come and write a paras comment in the comment section that you are cleared in set B and secured such and such good marks, you know, it gives me an extreme happiness that what I have initiated is actually helping you out. आई एम मतलब क्या बोलूँ, आई विल बी ओवरजॉयड। एक सक्सेस आप सेलिब्रेट करते हो तो मैं भी हर एक स्टूडेंट के सक्सेस सेलिब्रेट करती हूँ। एंड जो आप प्यारे सा कमेंट लिखते हो दैट बिकॉज ऑफ मी यू आर एबल टू क्लियर एंड गॉट सच गुड मार्क्स, इट बिकम्स a very motivating factor for me to deliver my best. I really love to read even a single word you wrote here. By the way, let's set it apart and start our discussion. Okay? क्योंकि मुझे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना। ऑस्टरवाल्डर बिजनेस मॉडल कैनवास इंस्टीट्यूट क्या लिखता है इसके बारे में? इंस्टीट्यूट रोट दैट इट्स एलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर, इन्होंने नेम दिया बट आपको नेम याद करना नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बन सकता है बट इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ओके, सो जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम इसको प्योरली एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेकर चलेंगे। तो ठीक है, तो जब हम इसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवर कर रहे हैं तो मैं आपको इतने अच्छे से बता दूंगी जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं कि अगर आपके सामने वो क्वेश्चन एक बार क्लिक भी किया तो यू विल बी एबल टू गेट द राइट आंसर। ओके, सो what it is, it's a 9 element business model canvas. ओके, बट 9 एलिमेंट है उसके बाद हम उसको रटे बैठ के, तो ये पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ? फिर हम तो समझते हैं ना चीज़ों को, तो हम इसको बस 9 एलिमेंट समझ लो कि 9 एलिमेंट एंड दैट्स इट। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के एंड 4 एलिमेंट है रेवेन्यू के। ठीक है, एंड वी आर डन विद दिस पैराग्राफ। इसमें और कुछ पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा है वो हम इस डायग्राम से समझेंगे। इट्स अ वेरी गुड डायग्राम गिवन बाय ऑस्टरवाल्डर। ठीक है, तो ये इस डायग्राम का क्या मतलब है? इस डायग्राम में सबसे पहले तो ये समझो एक बाम 3 काम, ये एक बाम है जो 3 काम करता है। ऑस्टरवाल्डर बिजनेस मॉडल कैनवास। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है? सबसे पहले तो इसके 3 एलिमेंट समझो, कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम, देन वैल्यू प्रोपोजिशन। क्या है कॉस्ट? देखो पहले हम कॉस्ट पर डिस्कशन करेंगे। क्यों करेंगे कॉस्ट पर डिस्कशन? क्योंकि हमें कॉस्ट रिड्यूस करनी होती है इन ऑर्डर टू गेट द हायर प्रॉफिट। तो कॉस्ट मस्ट बी रिड्यूस, इसलिए हम कॉस्ट को इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही लेमैन टर्म में बोल रही हूँ मैं। रेवेन्यू क्यों हम इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं? क्योंकि हमें रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना होता है। जितना ज़्यादा रेवेन्यू उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा हमारी ग्रोथ। ठीक है, तो कॉस्ट को कम करना है एंड रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, बट रेवेन्यू इंक्रीज़ करना तो एक फैक्टर हो गया। हमारे कस्टमर्स हैं जो हमें रिटेन करने हैं, तो कस्टमर रिटेन कैसे करेंगे? वैल्यू, जब हम कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करेंगे तभी तो कस्टमर हमारे पास बार बार आएगा, तभी तो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, तभी तो हमारी सर्विस अवेल करने आएगा, वरना क्यों आएगा? ठीक है, तो वैल्यू को एक्यूमुलेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के आता है वो क्या आता है? वो आता है वैल्यू प्रोपोजिशन। आई थिंक येलो कलर इज़ नॉट गुड, आई एम यूजिंग अनदर। ठीक है, तो द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वैल्यू प्रोपोजिशन।
वैल्यू को एक्यूमुलेट करेंगे तभी हमारे पास कस्टमर आएंगे। जितने ज़्यादा कस्टमर उतना ज़्यादा रेवेन्यू, जितना ज़्यादा रेवेन्यू उतनी ज़्यादा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, बहुत इजी टर्म में मैंने आपको बताया है, तो आप मेरे साथ इसको एक बार रिपीट कर लो। क्या क्या 3 चीज़ें हैं? कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। कौन कौन सी चीज़ें हैं? बोलो मेरे साथ। कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। क्या क्या है? फिर से, कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। अगेन, कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। मैं कुछ रटवा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये 3 एलिमेंट आपको याद करा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एक बाम 3 काम, ये मैंने आपको जब टैगलाइन दी है तो मैं उसी बेसिस पर आपको ये कंप्लीट भी करवा रही हूँ, सो दैट अगर आप वहाँ बैठो आपको एक बार भी क्लिक हो कि क्या था तो आपको याद आएगा एक बार 3 काम कौन कौन से, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड वैल्यू। ठीक है, जहाँ कॉस्ट, रेवेन्यू एंड वैल्यू याद आ गया तो फॉरन आपको याद आएगा कॉस्ट के साथ क्या था, कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। तीनों नाम आपको फॉरन याद आ जाएंगे। सो इतना हो गया। अब हम इसको और अच्छे से बताते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। इन्होंने तो 9 एलिमेंट कह दिए, बट 9 एलिमेंट पता भी तो होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको एक और नाम देते हैं। आप सबको पता है, आपने शोले मूवी देखी होगी, तो उसमें जो अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर होता है, हाँ डोंट लाफ ओके, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर होता है, बहुत ही फ़नी सीन था वो। तो उसमें वो क्या कहता है, आधे लेफ़्ट जाओ, आधे राइट जाओ, आधे मेरे पीछे, ऐसे करके बोलता है। तो जस्ट कंसिडर दिस वैल्यू प्रोपोजिशन एज दैट जेलर साहब, देन यू हैव टू डिटर्मिन दैट उसने बोला कि आधे लेफ्ट जाओ, आधे राइट जाओ एंड आधे मेरे पीछे। ठीक है, और उसके पीछे कुछ नहीं बचता है क्योंकि आधे आधे जा चुके होते हैं। तो सिमिलरली इस मॉडल में भी हुआ है, कॉस्ट स्ट्रक्चर लेफ्ट गया, रेवेन्यू स्ट्रीम राइट गया एंड वैल्यू प्रोपोजिशन अकेले ही रहा। ठीक है, एज आई टोल्ड यू ना कि इसको जेलर साहब ही समझो। तो आधे इधर गए, आधे लेफ्ट गए, आधे राइट गए एंड वैल्यू प्रोपोजिशन रिमेन्स अलोन। ओके, डोंट लाफ, प्लीज डोंट लाफ। सो व्हाट इट इज, कॉस्ट स्ट्रक्चर के पास आधे एलिमेंट चले गए एंड रेवेन्यू स्ट्रीम के पास आधे एलिमेंट चले गए। अब हम इसको याद कैसे करने वाले हैं सकते, तो हम पहले रेवेन्यू स्ट्रीम समझते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है? रेवेन्यू स्ट्रीम में कस्टमर रिलेशनशिप की बात करी जाती, कस्टमर सेगमेंट की एंड चैनल की बात करी जाती। ये है क्या मैम, ये तो बताइए। अरे समझते हैं ना, रेवेन्यू स्ट्रीम होता है रेवेन्यू से रिलेटेड। रेवेन्यू को जब हम वैल्यू से अलाइन करते हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन से अलाइन करते हैं, तो वो क्या बनता है? वो बनता है कि हमारी जब हायर वैल्यू डिलीवर करेंगे तब हमारा रेवेन्यू हाई होगा। ठीक है, तो हायर वैल्यू डिलीवर कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हमें कंसिडर करनी होंगी। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? कस्टमर से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें किन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा? हमें कस्टमर रिलेशनशिप पर फोकस करना पड़ेगा। जब हमारे कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छे होंगे तभी तो कस्टमर हमारे पास वापस आएगा। ठीक है, दूसरी बात, कस्टमर सेगमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। कस्टमर सेगमेंट पर जब हम फोकस करेंगे तभी तो हम कस्टमर रिटेंशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड उसके बाद चैनल। ठीक है, किस चैनल के थ्रू हम ये सब काम करने वाले हैं और अच्छे समझते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली, देखो अगर आपको लिखना हो तो यहीं पर आप कस्टमर रिलेशनशिप के पास देखो इतनी अच्छी खासी यहाँ पर स्पेस है, ये देखो ये यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर आप लिख लो अगर आपको लगे जो मैं बोल रही हूँ वो वर्ड को आप लिख लो तो बेटर होगा। द कस्टमर रिलेशनशिप आर द स्ट्रैटेजीज दैट डिटरमिन हाउ योर टारगेट ऑडियंस इंटरेक्ट विथ योर ब्रांड। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप डिटरमिन्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैंने क्या बोला था? मैंने स्ट्रैटेजी बोला था ना। Yes. So what is customer relationship? Customer relationship is a strategy that determines how your target audience interact with your brand. Okay, it covers under customer relationship. What is customer segment? तो customer segment क्या होता है? It's a daily operation that highly depends on customer and their behavior patterns. ठीक है, तो वो सब कवर होता है customer segment के अंदर। Channel. The next part is channel. Channel क्या होता है? Channel is actually the medium through which we deliver our values. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो it's an medium, बस एक वर्ड लिख लो, channel is a medium through which we deliver values to the customer. Okay, so
हमारा रेवेन्यू पार्ट तो पूरा हो गया, जहाँ पर हमने रेवेन्यू को वैल्यू से अलाइन किया एंड उसके बाद डिटरमिन किया कि कैसे वैल्यू प्रोपोजिशन हम इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कर पाएंगे। कैसे करेंगे? जब हम कस्टमर के ऊपर फोकस करेंगे। और कस्टमर के ऊपर फोकस करने का मतलब है कि कस्टमर रिलेशनशिप पर ध्यान दो, कस्टमर सेगमेंट पर फोकस करो एंड किस चैनल से हमें कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करनी है वो चैनल पर फोकस करो। ठीक है, ये आपको रेवेन्यू स्ट्रीम समझ में आ गया ना। उसके अगर इतना समझने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है देन यू मे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू मे डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। ठीक है, आई विल रिप्लाई। So what we have covered entire revenue stream. ठीक है, we have done with the revenue stream. Now we are going for cost structure. What is cost structure? Cost structure is the value proposition alignment with the cost. Cost structure is actually the value proposition alignment with the cost. सो यहाँ पर भी 3 एक्टिविटीज़ हैं। कौन कौन सी? की पार्टनर्स, की एक्टिविटीज़ एंड की रिसोर्सेज। की पार्टनर्स क्या होता है? की पार्टनर्स का मतलब होता है विदाउट हुम यू कांट सर्वाइव। मतलब कुछ ऐसे आपके जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं, जैसे सप्लायर, नॉन कॉम्पिटिटिव पर्सन्स एंड जॉइंट वेंचर। these are the actually the key partners without whom you can't survive. Your business can't run without these elements, so without these persons only. So these are the key partner. आपको अपनी कॉस्ट मेंटेन करने के लिए आपको सप्लायर से अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट करने ही पड़ेंगे, तो वो आपका की पार्टनर हुआ। ठीक है, ये बहुत ही ईजी और लेमैन टर्म्स में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। सो कॉस्ट स्ट्रक्चर से अब इससे वैल्यू डिलीवर कैसे होगी, क्योंकि हमने तो वैल्यू प्रोपोजिशन से अलाइनमेंट किया है। तो सप्लायर के थ्रू वैल्यू कैसे डिलीवर होती है? सप्लायर के थ्रू वैल्यू हम डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि जब हम सप्लायर से कोई गुड्स खरीदते हैं तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनता है एंड उसके बाद जब हम उस गुड्स पर वर्क करते हैं तो ही हमारी वैल्यू क्रिएट होती है। अगर हमें सप्लायर गुड्स ही नहीं देगा तो वी आर अनेबल टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर। सो इस तरह से ये वैल्यू प्रपोजिशन से अलाइन है। ठीक है, अलाइनमेंट पर ऑल्दो कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल आई रिकमेंड कि आप इसको ऐसे ही समझो कि हम कॉस्ट स्ट्रक्चर को कैसे वैल्यू प्रपोजिशन से अलाइन करें। वैल्यू प्रपोजिशन को आप एक मास्टर एलिमेंट समझ लो। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूट ने भी इसको डार्क कलर में इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि इट्स ए मास्टर एलिमेंट। हमें कॉस्ट भी वैल्यू प्रोपोजिशन से अलाइन करनी है एंड रेवेन्यू भी वैल्यू प्रोपोजिशन से अलाइन करना है। वैल्यूज हमारी हाई हो जाएंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज की एक्टिविटीज। सो व्हाट आर की एक्टिविटीज? दीज आर द बिजनेस एक्टिविटीज, दोज आर वाइटल फॉर वर्क। You know, these are the critical factors that vary from industry to industry, and these are the, you know, your daily operation that you need to perform for covering your operational activity. ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन तो वो सारी हो गई की एक्टिविटीज। देन की रिसोर्सेज। की रिसोर्सेज क्या होते हैं? कौन से रिसोर्सेज के थ्रू आप अपनी वैल्यू को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप अपनी वैल्यू को क्रिएट करने वाले हैं? जैसे यहाँ पर लिख लो छोटा छोटा, टैंजिबल, इनटैंजिबल, ह्यूमन या फाइनेंशियल। देखो ये हमने सारे रिसोर्सेज चैप्टर 5 में पढ़े थे। ठीक है, तो वो सारे होते हैं की रिसोर्सेज, कि हम ऐसे अपने कौन से इनपुट इनकर करके हम वैल्यू क्रिएट करेंगे। तो हम कौन से इनपुट इनकर करेंगे? हम टैंजिबल इनपुट्स भी देंगे, इनटैंजिबल इनपुट भी देंगे, ह्यूमन कैपिटल भी इन्वॉल्व करेंगे एंड फाइनेंशियल कैपिटल भी इन्वॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा आउटपुट डिलीवरेबल कंडीशन में आएगा। ठीक है, वैल्यू जितने भी हम एक्यूमुलेट करेंगे वही वैल्यू कस्टमर तक सिर्फ और सिर्फ तब पहुंच पाएगी जब हम की रिसोर्सेज पर फोकस करेंगे। ओके, सो बाय दिस वी हैव कवर इंटायर कॉस्ट स्ट्रक्चर। व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस, एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट हुए। सबसे पहले वैल्यू प्रोपोजिशन, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड रेवेन्यू स्ट्रीम में। आधे इधर गए, आधे इधर गए एंड बाकी कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। हाफ गोज राइट लेफ्ट, हाफ गोज राइट एंड देन वैल्यू प्रोपोजिशन लीव्स अलोन। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने रेवेन्यू स्ट्रीम के एलिमेंट्स पढ़े थे। सबसे पहले कॉस्ट रिलेशनशिप, देन कस्टमर सेगमेंट एंड चैनल। कॉस्ट रिलेशनशिप क्या है? इट्स ए स्ट्रैटेजी दैट डिटरमिन हाउ यू इंटरेक्ट विथ योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। देन कस्टमर सेगमेंट क्या होता है? इट मीन्स किस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो, व्हाट आर द डेमोग्राफिक्स, प्रोफेशनल, व्हाट आर द प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ योर कस्टमर, व्हाट आर द मोटिवेशन एंड गोल्स, व्हाट आर द शॉपिंग प्रेफरेंसेस ऑफ योर कस्टमर। मतलब किस कस्टमर सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। भाई आपको अपने टारगेट कस्टमर को जब तक टारगेट नहीं करेंगे देन हाउ वुड यू बी एबल टू रीच देम। सो आपको टारगेट करना है पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट को, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उनका डेमोग्राफिक्स क्या है, मोटिवेशन एंड गोल्स उन कस्टमर के क्या है, व्हाट कुड इनेबल दोज कस्टमर टू टेक योर प्रोडक्ट, okay, what are the shopping preferences for the customer, and many different item like the age, their cost of living, their standard of living, and many more. And the next point is channel, which means medium through which you deliver your product to the customer, product or service to the customer, okay. देन हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था, इन विच वी हैव डिस्कस की पार्टनर्स। की पार्टनर्स का सिंपल मतलब समझो सप्लायर। की पार्टनर्स कौन होते हैं? विदाउट हुम वी कांट सर्वाइव, ठीक है। की पार्टनर्स आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ आर इंटायर सप्लाई चेन, जिनके बिना हम तो सस्टेन नहीं कर सकते, हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता। भाई अगर हमें मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं। देन की एक्टिविटीज़, दीज आर द बिजनेस एक्टिविटीज़, दोज आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू कवर, क्योंकि जो बिजनेस एक्टिविटीज़, जो की एक्टिविटीज़ होती हैं वही तो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। सो दीज आर द these business activities are known as key activities. Without those activities we can't convert our raw material to the finished goods. Another point is key resources. तो हमारे कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनके बिना हम अपने जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? इंटैंजिबल रिसोर्सेज, टैंजिबल रिसोर्सेज, सम ह्यूमन कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बट स्टिल इंस्टीट्यूट ने लिखा है तो हम इसके आगे भी पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट क्या होता है? इट डिस्क्राइब हु द कस्टमर ऑफ अ बिजनेस एंड व्हाई दे बाय, ठीक है। कस्टमर कौन, ये कौन सा है, ये हमें ये इंस्टीट्यूट ने ये वाला सबसे पहले कस्टमर सेगमेंट कवर किया। तो हमने पढ़ा ना कि डेमोग्राफिक्स की बेसिस पर हमको ये टारगेट करना है कि हमारा सेगमेंट कौन सा, हमारा पोटेंशियल बायर कौन है। तो वो सारा चीज़ कस्टमर सेगमेंट में कवर होता है, ठीक है। हमने तो अच्छे से पढ़ा है बट इंस्टीट्यूट ने तो बस एक लाइन में कवर कर दिया। बट ठीक है, हमने समझ में आ गया है हमारे कि कस्टमर सेगमेंट क्या होता है। वो सेगमेंट जिसको हम टारगेट करते हैं फॉर द पर्पस और ऑफ डिलीवरिंग वैल्यू, मीन्स इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हमें वैल्यू डिलीवर करना है बट एक्चुअली में हमें रेवेन्यू इंक्रीज करना है टू गेन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। उसके लिए कस्टमर सेगमेंट को हमें टारगेट करना ही होगा, एक पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट को। देन वैल्यू प्रोपोजिशन, इट डील्स विथ प्रोडक्ट और सर्विस दैट बिजनेस ऑफर्स टू टारगेट कस्टमर, ठीक है। वैल्यू एक्यूमुलेशन ही तो मेन वजह होती है किसी भी क्वालिटी को, किसी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए वैल्यू एक्यूमुलेट करना है हमें, सो दैट वी कैन ऑफर टू अवर टारगेट कस्टमर सेगमेंट। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने लिखा है एंड बस यही लाइन आप जो मैंने अभी अभी हाईलाइट की है, दैट ऑफर्स टू टारगेट कस्टमर सेगमेंट, बस आप इतना ही हाईलाइट कर लो एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये यहाँ पर इलस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ने दिया है बट दैट इज़ नॉट दैट वर्ड, बिकॉज हमने तो इसको बहुत अच्छे से समझ लिया ना कि कस्टमर सेगमेंट क्या होता है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है, और मैंने तो आपको अलाइन करके बताया कि कैसे वैल्यू प्रोपोजिशन कॉस्ट से अलाइन होता है एंड कैसे रेवेन्यू से अलाइन होता है, ठीक है। सो द वेरी नेक्स्ट पार्ट इज़ द चैनल। चैनल, it means the medium through which we deliver our product, okay. Then the next part is customer relationship. customer से relationship अगर हम अच्छे नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कैसे कस्टमर लेगा, कैसे कस्टमर परचेज करेगा, कैसे हमारी सर्विसेज अवेल करेगा। उसके लिए इन्होंने बोला कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट केम टू प्ले हियर। बहुत कम वर्ड्स में इंस्टीट्यूट ने समझाया है बट
हमने तो अच्छे समझ लिया ना, हम तो आराम से ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। और बिलीव मी, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व इन जस्ट, ये एक्चुअली कहते हैं ना कि चुटकियों का खेल होगा, तो बस वही चुटकी बजाने के बराबर होगा इसका कोई भी क्वेश्चन। ऑस्ट्रो बॉर्डर बिजनेस मॉडल का क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे। सो अनदर पॉइंट इज़ रेवेन्यू स्ट्रीम। रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होता है? रेवेन्यू स्ट्रीम का मतलब होता है कि हम एक्चुअली कैसे मेक कर रहे हैं मनी, हम कैसे अपने मनी को रिकवर कर रहे हैं, हम कैसे अपनी कॉस्ट को कैसे रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग आवर कॉस्ट। ठीक है, सो टू गेट ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। देन की रिसोर्सेज पर बात करते हैं। देखो इंस्टीट्यूट ने ऐसे ऐसे हेडिंग दे रखी है, बट हमने तो पूरा एकदम लाइन से किया है ना। ये देखो हमने पहले क्या किया था, हमने रेवेन्यू स्ट्रीम के पहले तीनों एलिमेंट कवर किए थे, एंड उसके बाद हमने फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं ना, उसके तीनों एलिमेंट कवर किए थे। देन हमने वैल्यू प्रोपोजिशन को इन दोनों से अलाइन भी किया था। ठीक है, तो हमने तो बहुत अच्छे से कवर कर लिया, बट इंस्टीट्यूट ने यहाँ बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है। ठीक है, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, की रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। मैंने आपको बताया था कि की रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज की रिसोर्सेज के बिना हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, की पार्टनर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स। बस आप इतना याद रखो कि सप्लायर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ की पार्टनर्स, क्योंकि सब यही एग्जाम में आ रहा है कि सप्लायर इज़ द कंपोनेंट ऑफ, मतलब सप्लायर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वर्ड। एंड आपको 4 आंसर दिए जाते हैं, की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज़, कस्टमर रिलेशनशिप एंड कस्टमर सेगमेंट। तो वहाँ पर आपने क्या चूज़ करना है? सॉरी, मैंने की पार्टनर्स का तो नाम नहीं बताया। सप्लायर ही एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है सप्लायर के ऊपर ही, एंड वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज़, की पार्टनर एंड कस्टमर सेगमेंट। तो आपको की पार्टनर्स को करेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि की पार्टनर्स के अंदर सप्लायर कवर होता है। की एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? वो बिजनेस एक्टिविटीज़ जिससे बिजनेस को कंडक्ट किया जाए, जिससे रॉ मटेरियल को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर। ओके, देन कॉस्ट क्या होता है भाई? जो कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट हो गई, एंड हमें कौन सी यहाँ पर कॉस्ट डिटरमिन करना है। ठीक है, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर यही बोलता है कि हमारी कॉस्ट कैसे स्ट्रक्ट की जा रही है, मतलब हमारा इक्विटी कितना है, हमारा फाइनेंस कितना है, डेट कितना है, वो सारी चीज़ें। लेकिन हमें यहाँ पर इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो मैं आपको बता रही हूँ सारी बातें कॉस्ट स्ट्रक्चर की, हमने ऑलरेडी चैप्टर 5 में कर चुके हैं। ठीक है, एंड अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो चैप्टर 5 से बन सकता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर पर यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको एट्रीब्यूट्स ये डिटरमिन करने हैं, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट कुड कवर इन द पर्टिकुलर सेगमेंट। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है कि की पार्टनर्स कौन होंगे। की पार्टनर जैसे सप्लायर, की एक्टिविटीज़ कौन होंगी? हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जिससे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। देन की रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कैपिटल हम इन्वॉल्व करते हैं, जिसके थ्रू हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ स्टॉक के आ जाने से तो हमारे वैल्यू क्रिएशन नहीं हो जाएगा ना, हमें कुछ तो अपना इनपुट देना पड़ेगा, हमें एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसके थ्रू हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट में कन्वर्ट होगा, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। प्रोसेस को करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं की रिसोर्सेज। तो ये हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर का पूरा पार्ट कवर हो गया। देन कस्टमर रिलेशनशिप, अगर हमें अच्छे रेवेन्यूज़ अर्न करने तो कस्टमर रिलेशनशिप इज़ मस्ट। देन कस्टमर सेगमेंट को हम किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, हु आर आवर पोटेंशियल बायर, ये हमारा कस्टमर सेगमेंट के अंदर कवर होता है। एंड चैनल आर द मीडियम थ्रू विच वी डिलीवर अवर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, देन रेवेन्यू स्ट्रीम की बात आती है तो हम ये पूरा कवर कर चुके हैं। देन वैल्यू प्रोपोजिशन, वैल्यू एक्यूमुलेट तो होगी हमारी अगर हम ये 4 एलिमेंट एंड ये 4 एलिमेंट पर बात कर लें। ठीक है, तो हमारी वैल्यू एक्यूमुलेट ऑलरेडी हो जाएगी। तो वैल्यू एक्यूमुलेशन इज नथिंग बट द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ओके, सो हमने यहाँ क्या किया, हमने पहले तो ऑस्ट्रो बॉर्डर बिजनेस मॉडल के वो समझा, फिर उसके बाद पूरा हमने डायग्राम से पढ़ा, फिर उसके बाद उसका क्विक रिवीजन किया, एंड उसके बाद हमने एक एक करके ये सारे एलिमेंट्स पढ़े, एंड उसके बाद मैंने आपको फिर से इन शॉर्ट ब्रीफ करा दिया। ठीक है, तो ऑलरेडी 4 बार हम यहाँ पर ऑस्ट्रो बॉर्डर बिजनेस मॉडल कैनवस पढ़ चुके हैं।
अब आपको अलग से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको अलग से बुक खोल कर बैठने की कोई नीड नहीं ना। In short, it's nothing but a graphic representation of number of variable that show the value proposition of the organization. Okay, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, बस दिस इज ऑल अबाउट ओस्टरवाटर बिजनेस मॉडल कैनवास. I hope this is clear to all of you, and I know that you people enjoyed this video. बहुत से स्टूडेंट्स के कल एग्ज़ाम है, तो जिनके कल एग्ज़ाम से ये कवर करके जाना. मे बी ये 4 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में. ओके, क्योंकि ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है. कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ये एग्ज़ाम में आ रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैंने फुल्ली एग्जामिनेशन अप्रोच से आपको ये पूरा कवर करवा दिया. ओके, एक थम्स अप देते जाना, ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू एंड बाय बाय.